अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे ये जो दिन है, ये मेक और ब्रेक के हैं, क्योंकि इसमें जो भी फ़ैसला होना है, उसका इम्पैक्ट अगले कई सालों तक जाएगा। क्योंकि जो बल्ले का निशान है, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंस है और ख़ास तौर पे इलेक्शंस के ऊपर उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो रहे हैं, कुछ लोग के एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला है और साथ ही साथ इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद केसेस जो हैं वो डाल दिए गए हैं। अब उनके साथ क्या होने जा रहा है, क्या प्लान्स हैं, इन तमाम उमूर का जायज़ा लेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके टाइम का। एक तो ये है कि आज पेशावर हाई कोर्ट में अपील है। वो कल होनी थी लेकिन कल हमारे जो पीटीआई के कुछ वकला हैं माशाल्लाह वो वैसे भी थोड़े से आजकल मेरे ख्याल से ज़्यादा ही वीआईपी हुए हुए हैं, वो पहुंचे नहीं टाइम पे। दूसरा ये है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब अगर वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आता है तो क्या इन द मीन टाइम जो वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है उसको पोस्टपोन करवाया जाएगा? क्या आप देख रहे हैं, क्या बल्ले का निशान मिलेगा पीटीआई को या नहीं मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है, आपने अपने इंट्रो में एक छोटी सी बात की है कि ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। असल में ये बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती जंग है जो इस वक्त मुख्तलिफ ताकतवर प्लेयर्स के दरमियान जारी है। उसमें जुडिशरी भी है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, उसमें इमरान खान भी हैं, उनके मुखालफिन भी हैं और मीडिया भी है। अच्छा, ये जो सारी एक जंग है, ये बुनियादी तौर पर एक असाब की जंग है। कौन अपने असाब को ज्यादा कंट्रोल करता है, कौन ज्यादा स्टे करता है, कौन ज्यादा रेजिस्ट करता है और कौन अपनी बातों को मनवाने के लिए ज्यादा बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में आता है। क्योंकि इस मौके के ऊपर एक दबाव डालना होता है मुख्तलिफ फरीकैन के ऊपर और अपनी बात ज्यादा मनवानी होती है, गिव एंड टेक के अंदर, बार्गेनिंग के अंदर। अच्छा, इस वक्त आप देखिए कि इमरान खान एक साइड पे खड़े हुए हैं, बाकी साइड के ऊपर बाकी प्लेयर है और ये काफी अरसे से कोशिश हो रही है कि इमरान खान को दबाव में लाकर वो कुछ मनवाया जा सके जो बहुत से लोग चाहते हैं। तो इसलिए ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन अरेंजमेंट तय होते हैं। अब वो इलेक्शन अरेंजमेंट के अंदर यहाँ गिव एंड टेक होने की कोशिश की जाएगी। उसमें कौन कितना ज्यादा भारी साबित होता है और कौन अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से मनवा सकता है, ये अगले 2-4 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर सूरत हाल काफी वाजे हो जाएगी। एक बात। अब जो रह गया इंतखाबी निशान बल्ले का, देखिए बात यह है कि ये बल्ले का जो इंतखाबी निशान का मामला है, ये प्योरली कानूनी से ज्यादा सियासी है। एक बात, इसमें कुछ मिस्टेक्स पीटीआई से भी हुई हैं, यानी इसको एक बेहतर तरीके से डील करने का जो निजाम था वो वजह नहीं कर सके थे वक्त से पहले, और उसमें जो गलती उन्होंने की थी उसका फिर खमियाजा, क्योंकि जब आप एक गलती करते हैं तो वैक्यूम छोड़ते हैं ना, तो आपके सियासी मुखालफिन उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस तरह से मुतनाजा नहीं बना जिस तरह से बनाया गया था, क्योंकि इसका मतलब इसका मकसद जो है कानूनी तो था नहीं, एक सियासी था, आपके ऊपर दबाव बढ़ाना था। अब मेरी राय ये है, क्योंकि मैंने शुरू में आपके प्रोग्रामों में कहा था कि मुझे लगता यह है कि अल्टीमेटली बल्ला इनको मिलेगा, और मैं आज भी इस मौकफ के ऊपर कायम हूं कि बल्ला उनको मिलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट से मिले या पेशावर हाई कोर्ट से मिले, उसकी एक वजह है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जो इस वक्त जस्टिस फाइज ईसा की अदालत है या जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, वो ये बोझ अपने ऊपर नहीं उठाएगी कि जी हमने एक पार्टी को इंतखाबी मैदान से बाहर निकाल दिया है, और वो इसलिए भी नहीं निकालेगी क्योंकि उससे एक और तासुर मिलेगा। एक तासुर तो ये जाएगा ना कि आपने पीटीआई को निकालकर बाहर कर दिया इंतखाबी मैदान से, और दूसरा परसेप्शन ये बिल्ड होगा कि आपने एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे को सहूलतकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट पे बराह रास्त ये इल्जाम लगेगा कि आपने एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे को तकवीयत दी है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को निकालना चाहती है। तो मुझे जाती तौर पर यह लगता है इफ एंड बट के साथ उनको बल्ला तो मिल जाएगा, और आखिरी में अगर बल्ला मिसाल के तौर पर नहीं देना तो इसका मतलब बड़े वाजे है कि रियासत पाकिस्तान ने यह तय किया हुआ है कि हर सूरत में पीटीआई को इंतखाबी मैदान से बाहर निकाल के एक बतौर जमात बाहर निकाल देना है। बाकी वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े या कोई बी प्लान हो या सी प्लान हो, लेकिन उनको डिस्टर्ब किया जाए। एक बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रही है इंतखाबात के बारे में, इंतखाबात के होने या ना होने पे आज भी बहसें उसी तरीके से जारी है जैसे हमारे यहाँ माजी में रही है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले
हम ये इस इबाम में है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मेरी जाती राय ये है कि जिसने भी ये सारा इंतखाबी मंजर का दरबार सजाया है, उसने एक बुनियादी बात ये तय की हुई है कि अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट की जा सकती है वो क्रिएट की जाए और आखिर तक इस इबाम को साथ लेके चला जाए कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस बहस में रखा जाए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इस बुनियाद के ऊपर यह भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी बड़ी इंतखाबी मुहिम में ना जाने दिया जाए। अब आप देखिए पीटीआई पे तो अताब है ना, तो हमें समझ आता है, पीएमएलएन पे क्या अताब है, बाकी जमातों पे क्या अताब है। आपको पाकिस्तान में कहीं भी कोई इलेक्टोरियल कैंपेन ग्राउंड्स में नजर नहीं आ रही है, ग्राउंड्स में आप इबाम ही है। तो तीसरी इसकी स्ट्रेटेजी ये है, ये क्यों किया जा रहा है इबाम की? इबाम इसलिए पैदा किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों में मोबिलाइजेशन ना हो और लोगों का वोटिंग टर्नआउट जो है वो कम से कम हो। इसको 35-40 के दरमियान कंट्रोल किया जाए, ये 60 पे ना पहुंचे। अगर ये 60-65 पे पहुंचता है तो इसका मतलब है जो ऊपर बैठा हुआ फार्मूला है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये तीन चीजें हैं। और चौथा इसमें एक और हिकमत अमली है, वोटरों के अंदर खौफ डाल दे कि जी इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो मसले पैदा होंगे, और एक डर डाल दे, एक खौफ पैदा कर दे ताकि वोटर जो है वो ज्यादा तादाद में बाहर ना निकल सके। वैसे तो बड़ी अच्छी बात है सलमान भाई, आपका हुस्न ज़न जो है उसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए। आपने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ऊपर ये बोझ नहीं लेना पसंद करेगी कि एक बड़ी पार्टी को उन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम से बाहर कर दिया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ को क्लियर करने का बोझ उठा सकती है, तमाम तर केसेस के बावजूद वो ये भी बोझ उठा सकती है कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन जो है ह्यूमन राइट्स लेवल के ऊपर वो हो रहा है, उसका भी बोझ उठाया हुआ है उन्होंने। अरशद शरीफ के जैसे लोग जो हैं उनके कत्लों का बोझ भी उठाया हुआ है। इसके बावजूद अगर वो इतने बोझ उठा चुके हैं तो ये बोझ इतना बड़ा क्या होगा कि उन्होंने पीटीआई को निकाल दिया। आपने देखा नहीं उनका एटीट्यूड जो है वो अदालत में किस तरह का होता है, किस तरह वो वकीलों को ऐसे डांटते हैं जैसे को बच्चा भी नहीं किसी को डांटता। देखिए ना, बात ये है कि हमारे यहाँ तो अदालती तारीख जो है या अदालती नजीर जो है वो कभी भी कोई शानदार नहीं रही है। हमारी अदालतों ने हमेशा से एक नजरिया जरूरत के तहत ही ऑपरेट किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये अपने आप को बाकियों से बहुत डिफरेंट चीफ जस्टिस पेश करने की कोशिश करते रहे हैं और अब वो पेश हुए हैं। और जिस तरह से लाइव ट्रांसमिशंस दिखाई जाती हैं उसमें भी वो अपने आप को एक मीडिया हाइप क्रिएट करके अपने आप को दूसरों से जरा मुख्तलिफ पेश करते हैं। मेरे लिए ये उचंबे की बात नहीं होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बल्ले का निशान ना दिया, मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बोझ फिर सुप्रीम कोर्ट को उठाना पड़ेगा। और ये जो फाइज ईसा साहब का जो हीरोइज्म है ये भी बड़े धड़म से नीचे गिरेगा ना। तो अगर कोई गिराना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, उनके पास ये पूरा ऑप्शन है और वो उस सहूलतकारी की तरफ जाएं। अब देखिए ना, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो गुफ्तगू हुई है आखिरी प्रोसीडिंग में, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है चीफ जस्टिस साहब के बारे में। यानी मौसूफ फरमा रहे हैं कि भी कहां लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। यानी जो वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये जो सुबह शाम जो कुछ हो रहा है, और मैंने प्रोग्रामों में भी कहा है कि भाई वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो गुफ्तगू उठाई इलेक्शन कमीशन के बारे में, निगरान हुकूमत के बारे में, और ये जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उन्होंने उस दिन अपना वकील जो अपने इलेक्शन कमीशन के जो तर्जुमान आए थे उनसे कहा कि भाई हमने तो वीडियोस में देखा है कि बाकायदा लोगों को साथ जो कुछ हो रहा है, आप क्या कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं हो रही हैं। फिर उसके बाद ये है कि इसमें एक फॉल्ट लाइन भी है। इसमें मैं पीटीआई के वकला टीम जो है ना उनको भी क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये चार ग्रुप बने हुए हैं। एक हामिद खान ग्रुप है, एक शुएब शाहीन का ग्रुप है, एक मरवत साहब है, एक वो अपना लतीफ खोसा साहब है। अच्छा, अब मसला ये है कि भी जितनी चीजें डॉक्यूमेंट करनी थी वो तो आपने करनी थी ना, और आप बेहतर डॉक्यूमेंटेशन के साथ कोर्ट में पेश होते। तो मैं ये समझता हूं कि जिस बेहतर अंदाज से आपने कोर्ट के अंदर चीजों को लेके जाना था उस तरह से नहीं गए। आपने जज्बातियत के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश की है, परसेप्शन के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश की है। अदालतें लॉजिक के ऊपर जाती हैं। अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि अदालतों को नजर नहीं आ रहा। भाई इसी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि आपके जजेस ने कहा था कि जनाब आप हमसे जमानतें क्यों लेते हैं, जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, भाई अपनी जान छुड़ाएं, हमारी जमानत से आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी नहीं आने वाली। फिर इन्हीं अदालतों के दरमियान ये हमने देखा कि जैसे ही किसी की जमानत होती है उसे अगले मुकदमे में धर लिया जाता है। ठीक है ना। तो अब ये देखें 9 मई के बाद
इसी हाँ अदालत जी, में खातून जज साहिबा ने भी ये भी फरमाया था कि अगर इमरान रियाज खान यहाँ पे आ जाएगा तो वापस कैसे जाएगा? वापस आप कैसे अंदाजा जाएगा? तो लगाए मैं ये ना। कह रहा हूँ, अच्छा, हाँ, फिर मैंने आपको ये कहा था, हमारे यहाँ बाज लोगों को बड़ी पोजीशन पे बैठ के ना अमल करने से ज्यादा बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है। उसमें मैंने आपके सामने पहले मिसाल ले देता रहा वजीर आजम, निगरान वजीर आजम काकड़ साहब की। अब चीफ हाँ, जस्टिस साहब भी माशाल्लाह एक्स्ट्रा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमें सुनते उनका नहीं है, बोलने पे मुझे तो कोई इतराज नहीं है, वो राइट है, वो बोले। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि परसेप्शन को भी सुन भी क्लियर लें, करें ना। हाँ, हाँ, उनको और सुने सुन भी भी, लें लोगों किसी को को। सुने भी, हाँ, और लोगों की वॉइसेस को भी देखें, और अपनी आंखें खुली रखें कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा चीजें है? भी हाँ, देखने की जरूरत है, ताकि जरा सूरत वाज़ेह हो। लेकिन अब ये गेम ज्यादा दूर नहीं है, अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है वो किस तरीके से ट्रांसलेट होता है, और उस फैसले की बुनियाद पे हम ये कहेंगे कि ये फैसला कितना आजादाना बुनियादों पर हुआ है, ज़्यादा कितना नहीं, ठीक दबाव है, की बुनियादों पर हुआ है, कितना उसमें ठीक है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये सब चीजें अब ओके। ज्यादा चीज नहीं होगी। सुने, लेकिन एक इसमें बात यह है कि हाँ, पीटीआई ने ये गेंद सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि वो किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने उन्होंने करना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएँ कि साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद केसेस डाल दिए। मैं डॉन की जो ये मेन पेज है उसका बता रहा हूँ। इम्प्रिज़न पीटीआई बॉस अरेस्टेड इन मोर केसेस। अब ये मज़ीद केसेस जो हैं वो डाल रहे हैं उसके इमरान खान के ऊपर। कितने केसेस डालने हैं इन्होंने? यानी क्या मतलब पहले 100 150 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो उनके ऊपर चल रहे हैं। ऊपर से मज़ीद 9 मई वाले दिन तो वो अंदर थे। तो उस दिन उन्होंने क्या किया जिसके ऊपर इन्होंने मज़ीद केसेस डाल दिए हैं? और चाहते क्या हैं इसमें? ये ज़रा मुझे बताएँ। देखिए, चाहते तो वो ये है कि इमरान खान साहब सरेंडर कर दें, बस एक हुँ, ही नुकता है। और वो वो तो सरेंडर नहीं करने होगा। का तरीका ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, हुँ, वो पार्टी और पार्टी सियासत से 2-3 साल के लिए लाताल्लुकी का ऐलान कर दें, वो अपनी जगह किसी को मुस्तकिल चेयरमैन बना दें, और वो अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट के बारे में उन चीजों से बाहर निकल आए। मसलन मिसाल के तौर पे हमारे दोस्त अंसार अब्बासी साहब ने कल या परसों लिखा है कि जनाब ये जो खत है, जो अपना मजमून जो छपा है इकोनॉमिस्ट में, इससे हाँ, वाजे हो गया कि इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा, और इससे वाजे हो वाह! गया कि वो लड़ाई करना चाहते हैं। और ये जो पीटीआई के लोग बैरिस्टर गोहर की शक्ल में या दीगर लोगों की शक्ल में कहते हैं कि जी हम अपने ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से बेहतर करना चाहते हैं, हमारी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, तो हुँ, अंसार अब्बासी साहब ने ये साबित किया है कि जनाब ये लड़ाई इमरान खान की है, और इमरान खान इस लड़ाई से विड्रॉ नहीं हुआ है, और उसने कुछ नहीं सीखा है। वो जब आएगा तो फौज से टकराव करेगा, अदलिया से बदला लेगा। यही वो नैरेटिव है जो मुस्लिम लीग नून मुसलसल इमरान खान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के हक में इस्तेमाल कर रही है कि इससे बच के रहें। अच्छा, अब ये बच चीजें के चल रहें। रही हैं। दूसरी तरफ आप ये जो देखिए ना, ये जो इस मौके पे मुकदमात की तादाद में इजाफा करने का मकसद भी, पहला इसका मकसद ये है कि वो दबाव बढ़ाया जाए, उनको हुँ, मजीद नफसियाती दबाव में लाया जाए, उनको डराया जाए, उनको सहमाया जाए, उनको बताया जाए कि आपकी बचत कोई नहीं है। और दूसरी बात यह कि इनको बुनियाद बनाकर कोई ऐसी मामलात किए जाएं जिनसे आप कोई अपने आप को बाहर निकाल सकें। तो ये चीजें हुँ, भी साथ साथ चल रही हैं। वो जो कहते हैं ना, अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के जब मदर ऑफ डील की जो बात करते हैं, वो मदर ऑफ हुँ, डील से उनकी मुराद ये है कि कोई ऐसा फार्मूला आ जाए कि वो जो उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया ना, अलीट में और स्ट्रीट के दरमियान खलीज को कम हाँ। करना है। तो और मैंने साथ उन्होंने मैंने तजवीज़ दी है मैंने नवाज़ तो शरीफ को कि सदर सदर बन जाएँ, अब वज़ीर-ए-आज़म ना बने। नहीं, जब मैंने बहुत से दोस्तों से पूछा कि ये हुँ, अलीट और स्ट्रीट का क्या मसला है, तो लोगों ने कहा कि गुर्बत में और अवाम के दरमियान खलीज। मैंने कहा नहीं भाई, ये बड़ा सीधा सा मसला है। हुँ, इस्टेब्लिशमेंट के और अवाम के दरमियान जो खलीज है वो कम वेरी करना ट्रू। है, ये बुनियादी इस वक्त ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें आपने दो बातें बहुत नोट की होंगी। कल वो जो अमेरिकन सफीर हैं वो मिले हैं बिलावल भुट्टो साहब से परसों, और जो बरतानिया की हाई कमिश्नर है वो मिली है नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, दोनों का जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हम पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको मौका मिले। अब वो हाँ, जो सबको मौका है ना, वो इन्वर्टेड कॉमा में बड़े वाजे है कि इमरान खान को भी मौका दिया जाए, उसको हाँ, बाहर ना निकाला जाए पूरे सिस्टम के साथ। फिर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल हमारे ब्रादरम शुएब राय साहब ने लिखा है, और उन्होंने दो मॉडल दिए हैं। एक मॉडल ये है कि जो मुक्तदा और हमारी सिविलियन हुकूमत यानी नवाज शरीफ हुकूमत मिलकर काम करें, 6 से 10 साल, और मिलकर आगे चले। अगरचे उनका मौकफ ये है कि चलने के बाद नवाज शरीफ की हैसियत कमजोर हो जाएगी, मुक्तदरा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, दूसरा उन्होंने फार्मूला दिया है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुद ही सारे मामला को लीड करे और इकोनॉमिक्स को लीड करके आगे बढ़े,
लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि इसमें सियासी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। लेकिन एक नुक्ता उन्होंने बड़ा अच्छा वजाहत किया है, उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है इस पूरे फार्मूले में अगर आप पीटीआई को बाहर निकाल देंगे तो मामला आगे चल सकेगा, तो वो मामला तो आगे नहीं चलेगा। यानी इस बात पे सब मुत्तफिक है कि अगर आपने आगे जाना है, वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है, तो आपको पीटीआई के साथ भी कोई एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। और ये एंगेजमेंट ये नहीं है कि माइनस इमरान खान, वो फिर एंगेजमेंट थोड़ी हुई, वो तो आप पार्टी को तोड़ेंगे ना, आप पार्टी के अंदर से एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो करके देख लिया ना, वो नहीं चला। हाँ जी, वो प्रैक्टिकली आपको, जैसे आपने नवाज शरीफ साहब के साथ किया है, जैसे आप पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं, वही फार्मूला आपको पीटीआई के साथ भी इख्तियार करना पड़ेगा ताकि कोई बातचीत का अमल आगे बढ़े सही तरीके से। लेकिन अभी तो ऐसे लगता है, जो आज के हालात हैं उसमें तो लगता है यही है कि पीटीआई के लिए अभी इतने रास्ते आसान नहीं है, मुश्किलात हैं, और इन्हीं मुश्किलात के अंदर रहते हुए या तो इंतखाब में जाना है, और अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर एक और नया बुरहान पैदा होगा। दोनों सूरतों में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो क्राइसिस है वो कम होने की बजाय बढ़ रहा है, क्योंकि इस बात पे भी अब सब लोगों का इत्तेफाक हो चुका है, जितने भी लिखने वाले और बोलने वाले हैं, कि इन इंतखाबात के नतीजे के अंदर भी हम कोई स्टेबिलिटी नहीं देख सकेंगे। और जिस किस्म के इलेक्शन करवाने की बातें की जा रही हैं, उससे भी लगता ही है कि ये इलेक्शन जो है मजीद मसाइल को, इंतशार को, टकराव को, महाजराई को और सियासी तनाव को जो है ना वो पैदा करेगा। तो ये भी मसला हल नहीं हो सकेगा जिस किस्म का मसला हम हल करना चाहते हैं। अच्छा, मसला जो है हल करने की कोशिशें जो आपने बताई कि अमेरिकन एम्बेसडर भी मिल रहे हैं, यूके की हाई कमिश्नर भी मिल रही हैं, उन्होंने आज मुलाकात की है अलीम खान साहब के साथ भी, और उनका भी इंटरव्यू लिया गया है, बाकी लोग भी जो हैं वो इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, इसमें आप क्या सुनेंगे, किसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगले वजीर आला के लिए फॉर दैट मैटर, या इवन वजीर आजम के लिए भी ये भी एक खेल चल रहा है ना कि जी वजीर आजम किसको होना चाहिए। जैसे मुशाहिद साहब ने कहा जी कि आप सदर बन जाए, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे, छोटे भाईजान, और बाकी लोग भी। लेकिन अगर आप मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के फार्मूले पे चले, यानी सदर पाकिस्तान हो नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम पाकिस्तान हो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वजीर आला पंजाब हो बेटी मरियम नवाज शरीफ साहब, तो फिर इस मुल्क को आप शरीफ खानदान को वैसे ही दे दें यार गिफ्ट के तौर पर, और ताहयात उनकी सदारत और वजारत और उनकी अपना वजारत आला के जो को फाइनल कर दें। देखिए ना जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, यही ख्वाहिश है ना, ये ख्वाहिश तो है ना शरीफ खानदान की कि तीनों चीजों पर हमारा कब्जा हो। अच्छा, अब उसमें एक प्लेयर पीपल्स पार्टी भी है, वो भी अपना हिस्सा निकालना चाहती है। अब पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी ये है कि सिंध हमें हमारा सिक्योर रहे, उसके बाद हम 5-6 सीटें निकालें सिंध कराची से, हम कोई 10 सीटें निकालें पंजाब से, हम कोई 5-7 सीटें निकाल लें केपीके से, और 5-7 सीटें निकाल लें बलूचिस्तान से। अगर हम ये 20 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएं तो फिर इस्लामाबाद की जो सियासी बग्गी है उस पर हम जाके खड़े हो जाएंगे कि जनाब इख्तिदार तो हमारा है। अच्छा, इसमें एक और फार्मूला भी चल रहा है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर हम इस 15-20 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएं तो हम पीटीआई का और जो पीएमएलएन के अंदर इतना ज्यादा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का फायदा उठाते हुए पीटीआई की सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो हमारे पास एक और घोड़ा भी आ जाएगा कि पीटीआई के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट में चले जाएं। उस पर भी वो काम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी तनकीद जो है वो इमरान खान से ज्यादा नवाज शरीफ पर इस वक्त चल रही है। अच्छा, ये एक फार्मूला लेके वो चले हुए हैं। अब उसमें देखते हैं कि वो कितना वाइबिलिटी उनकी नजर आती है, कितना उनको स्पेस मिलता है, कितना नहीं मिलता। नवाज शरीफ साहब का मसला ये हो गया कि नवाज शरीफ साहब का जो घोड़ा था मैदान में उतारा गया था, वो लंदन से चला था, तो ख्याल था कि ये अकेला मैदान में भागेगा, लेकिन वो अकेला मैदान में भागने की बजाय पहले तो उनका मसला आ गया उनकी पॉपुलैरिटी का। जो पंजाब उनकी बेस है, वहां उसकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो वो समझते थे। दूसरा, उनको धचका लगा कि उनके ऊपर इत्तेहादी जमातें मुसल्लत कर दी गई है, और वो मुसल्लत करके कहा गया कि इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें। यानी अब आप अंदाजा लगाइए ना, ये जहांगीर तरीन अलीम खान वही है ना जिनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद पीएमएलएन करती थी कि ये एटीएम मशीनें हैं इमरान खान की। आज उनके मुकाबले में बंदा कोई नहीं खड़ा किया जा रहा। वो जो ओम चौधरी थे, उनके बारे में जो जो अल्फाज पीएमएलएन के लोगों ने अदा किए हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये मैं कह रहा हूँ, ये चीजें जहन में रखें। अच्छा, वो सरवर खान जो है पिंडी वाले, उनको कहा गया कि पीआईए तबाह इसने कर दिया है। अब उसके मुकाबले में आमिर कियानी के बारे में कहा गया कि जनाब ये बहुत बड़े अपना माली स्कैंडल था इनका हेल्थ के शोबे में, उसको भी उन्होंने अपना मुत्तफिका उम्मीदवार समझा दिया है। तो बहुत से उम्मीदवारों के ऊपर उन पर दबाव है कि आपने इनको हर सूरत में एडजस्टमेंट करना है। यही पीएमएलक्यू के साथ भी हो रहा है।
तो मुस्लिम लीग नून का जो घोड़ा है वो मैदान में अकेला नहीं है, उसके उसके हाथ पैर भी बांधे हुए हैं, कहीं मुस्लिम लीग काफ की शक्ल में, कहीं आईपीपी की शक्ल में, कहीं एमकेएम की शक्ल में, कहीं जेयूआई की शक्ल में, ताकि ये घोड़ा अकेला ना भागे और इसकी इसकी बागदौड़ भी हमारे हाथ में रहे। तो एक कमजोर सा वजीर आजम लाने का जो खेल है उसका दरबार तो सजा हुआ है। और ये इलेक्शन के बारे में सब कह रहे हैं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ सके। तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि एक कमजोर कोलेशन, कमजोर गवर्नमेंट, कमजोर सियासत, कमजोर जमहूरी निजाम, उसी के मुताबिक आपने चलना है। तो एक हंग पार्लियामेंट बनेगी, उसी को लेकर आपने आगे बढ़ना। अच्छा, जरा गोइंग बैक टू द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस जाहिर नकवी साहब का जो केस चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें भी जो उनकी इस्तदा थी कि उसको रोक दिया जाए, उन्होंने वो नहीं तस्लीम की। लेकिन इसमें अपना सलमानवी जो ये जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, इसमें जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर आके इसके खिलाफ या अपना एक इख्तिलाफी नोट दिया है और उन्होंने ये अल्फाज ये यूज़ किए हैं कि मेरी राय में बदकिस्मती से रवायात के बरक्स गैर ज़रूरी हसद के तहत ये कार्रवाई चलाई जा रही है। तो ये तो बड़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्लैटेंट किस्म का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है चीफ जस्टिस के ऊपर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के देखिए, ऊपर। बदकिस्मती ये है किसाना साहब, काफी अरसे से हमारी जुडिशरी जो है ना वो दो तरह के ग्रुपों में तकसीम हो गई है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब से शुरू हो जाए और आज तक आ जाए जी, ये तकसीम उस वक्त से मौजूद है और ये तकसीम गहरी होती जा रही है। आपने जस्टिस बंदयाल वाला दौर भी देख लिया जिसके अंदर कहा जा रहा था कि मर्जी के बेंच और मर्जी के बेंच फिक्सिंग हो रही है। अभी आपने मौजूदा चीफ जस्टिस के भी बेंच देख लिए हैं कि किस तरह से या अफरीदी साहब को या मुसरत लाली साहिबा को या जस्टिस तारिक को, ये फला लोग ही ज्यादातर आ रहे हैं, दूसरे साइड के लोग नहीं आ रहे। फिर ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामलात है, इसमें भी जो जजेस के बारे में गुफ्तगू हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, उससे भी आपको अंदाजा हो सकता है कि जुडिशरी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। इससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन साहब कह चुके हैं कि वो जो तय हुआ था कि 3 रुकनी सीनियर बेंच होगा जो तय किया करेगा, उसमें मुझसे तो मुशावरत नहीं की गई और मुझे तो बताया भी नहीं गया और उसके बाद ये कुछ हुआ। तो ये एतराजात तो आ रहे हैं। अब ये हमारी जुडिशरी के मसाइल हैं। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, हमारी जो जुडिशरी है वो जो बुनियादी नोयत के इश्यूज हैं जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं और जुडिशल रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उस पर तो कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो तो ये यहाँ पर है कि जनाब आप जो है वो, मैं घर जाता हूं तो मेरी बीवी कहती है कि आप जो है वो सही तरीके से बैठे हुए नहीं थे, कैमरे में आप नजर नहीं आ रहे थे। आपने सुप्रीम कोर्ट कहना है या आला अदलिया कहना है, आपने साहिब कहना है या नहीं कहना है, आपने सरदार लिखना है या नहीं लिखना है। यानी हम जिस तरह के गैर जरूरी मसाइल में उलझ कर बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में हम अपने साथियों के बारे में, अपने साथी जजेस के बारे में जो राय रखते हैं। अब आप देखिए ना, यही मौजूदा चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, जिन्होंने जब वो बंदे का स्टे दिया इंतखाबी निशान के ऊपर, तो क्या कुछ उनके ऊपर लान तान नहीं की गई। ठीक है, फिर इधर अतर मिनुल्लाह ने जिस वक्त रिलीफ दिया तो अतर मिनुल्लाह को के बारे में क्या गुफ्तगू हुई, फिर अतर मिनुल्लाह उस अगले बेंच में उसका हिस्सा भी नहीं बनाए गए। ठीक है ना, तो ये हमारे यहाँ एक चल रहा है पैटर्न कि हम जजिस के अंदर से अपनी मर्जी के मामलात निकालना चाहते हैं और जो जरा हमारी मर्जी के बरक्स चलना चाहता है उसको हम कहीं जमहूरियत के साथ और गैर जमहूरियत के साथ, आमरीत के साथ और गैर आमरीत के साथ, और जजिस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करना शुरू कर दें। मैं तो देखिए, मैं कहता हूं कि भी जैसे भी जजेस है आपके पास यही जजेस है, लेकिन आप अपने डेकोरम का तो ख्याल रखें ना, अपने डेकोरम के अंदर वो तकसीम पैदा ना करें जो लोग जिसका फायदा उठाएं और लोग जुडिशल हवाले से जो हमारी अदलिया पहले ही काफी कंट्रोवर्शियल है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी लेजिटिमेसी जो है उसको और ज्यादा स्टेक पे लगा दिया जाए। अच्छा, ये एक चीज आखिर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पीटीआई की स्ट्रेटजी अब क्या होगी। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के कागजात जो हैं वो मंजूर भी हो गए हैं, लेकिन फवाद चौधरी जैसे जो हैं उनके दोनों हलकों से नाअहल उनको करार दे दिया गया। शहरयार अफरीदी जो हैं, फिर शेर अफजल मरवत, इसी तरह लून के जो आबद शेर हैं उनके भी जो कागजात हैं वो भी मंजूर हो गए हैं। बाकी मुख्तलिफ लोगों के मंजूर हो रहे हैं, कुछ लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं। इमरान खान के ऊपर भी वो डिसीजन आना है वो हो गया है। शानदाना गुलजार जैसी जो खवातीन हैं उनके भी हो गए हुए हैं। महनाज अकबर अजीज जो हैं उनका भी हो गया हुआ है। एजाज चौधरी साहब के जो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल एक मिक्स किस्म की नजर आ रही है, कुछ लोगों को पिक एंड चूज किया जा रहा है, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है। इसमें अब पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, मेरा ख्याल ये है, और ये बाकायदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो जजेस हैं उन्होंने कहा है कि जिस बेदर्दी से आरोज ने कागजात मुस्तरद किए हैं वो दुरुस्त नहीं थे और उन्होंने कहा कि उससे हमारे ऊपर बोझ पड़ गया है। तो एक आरोज के ऊपर तनकीद तो सामने आ गई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की, एक बात।
जो कि मौकफ दुरुस्त साबित हुआ कि जनाब यहाँ पे बदनीयती का मुजाहरा किया गया या उजलत का मुजाहरा किया गया या सियासत का मुजाहरा किया गया। अच्छा, अब उसमें से कोई 70% के करीब लोग जो है ना, जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं, वो आखिरी दिन तक जो है ना वो लग नहीं रहा है कि उनके कबूल हो जाएंगे किसी ना किसी शक्ल के अंदर। ठीक है, अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और शायद टाइम शॉर्टेज होने की वजह से लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। कोई 20-25% होंगे, 20% जिनके शायद कागजात मुस्तरद ना करना एक हिकमत अमली, कागजात मुस्तरद करना हिकमत अमली का हिस्सा है। आपने मुराद सईद का मामला देखा, आप इमरान खान का मामला देखेंगे, आपने एजाज चौधरी का मामला देखा, आपने फवाद चौधरी का मामला देखा, और इस तरह के कुछ नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है कि 70% के करीब करीब लोगों के नाम तो कबूल हो जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे, और मेरी अपना असेसमेंट है कि उनको बल्ले का निशान भी मिल जाएगा। अब वो 15-20 दिन के अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एक स्ट्रैटेजी तो ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जी अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर आप जो है ना क्या कहते हैं, एक मुतबादिल ऑप्शन किसी जमात के साथ इलाक करेंगे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगे, या ये फैसला आए कि इनको बल्ले की जगह कोई और निशान दे दिया जाए। ये भी चीजें हो सकती हैं, तो ये चीजें भी देखनी होंगी। अच्छा, फिर ये कि जिन हलकों में आपके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, वहां आपके पास सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन जो बाकी लोग हैं, उन्हीं में से आपको लोगों को इलेक्ट करना पड़ेगा। और ये इलेक्शन ऐसा है जहां सिर्फ या तो पीटीआई चलेगी या पीटीआई का निशान, इमरान खान का नाम चलेगा। अगर किसी ने पीटीआई को वोट देना है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि कैंडिडेट सामने कौन है और इंतखाबी निशान क्या है। ये तीसरी स्ट्रेटेजी है। चौथी ये है कि आपने बस 20 दिन के अंदर जाकर जो है ना अपना नैरेटिव इस तरह से बिल्ड करना है, जितनी भी आपको करना है, लेकिन उसमें भी देखना ये होगा कितनी आजादी से अगले 20 दिन जो है ना उनको मिलते हैं ग्राउंड के अंदर। यानी कि क्या वहां पर भी हो जाती है, वहां पर भी खौफ और राज के मामलात नजर आते हैं। तो पीटीआई के पास जो भी स्ट्रेटेजी पीटीआई ने अपनानी है, उससे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की या ताकतवर लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है और वो कितनी ग्राउंड्स के अंदर स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। उसी से अंदाजा हो सकेगा कि ये इलेक्शन जो है किस हद तक आगे बढ़ सकेगा। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि ये इंतखाब जो है, इंतखाब से पहले काफी हद तक मुतनाजा हो गया। जी, मुतनाजा हो चुका है। ये जो आपने बताया कि इत्तेहाद हो सकता है, उसमें 5-6 जमातें हैं जिनके साथ इत्तेहाद मुमकिन है। एक तो ये है कि शेख रशीद साहब की मुस्लिम लीग जो है, फिर साथ ही साथ उसकी जमशेद दस्ती की भी एक अवामी राज पार्टी भी है, JUI शिरानी भी है, फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, GDA है, पाकिस्तान अवामी तहरीक है। इन 6 में से क्या समझते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली किसके साथ जाएंगे, अगर यहाँ तक वर्स्ट सिनेरियो में गए तो? अगर कोई गया तो मेरा ख्याल है कि मौलाना शिरानी साहब का निशान भी हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब के बारे में भी मैं रखता हूं कि उनके बारे में भी गौर हो सकता है। लेकिन मसला यह है, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें यह है कि जब आप एक जमात के साथ इत्तेहाद करके एक इंतखाबी निशान लेने की कोशिश करेंगे तो आपकी अपनी शनाख्त के ऊपर तो जरा सवालात लगेंगे। तो अब मुझे नहीं पता कि पीटीआई ने उसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो बेहतर है कि पीटीआई इसको ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिसाइज करे। और आज के इस जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, अगर किसी कैंडिडेट को जो पीटीआई का कैंडिडेट होगा और यहाँ से अनाउंस हो जाएगा ऊपर से कि ये फला जो है ना हमारा कैंडिडेट है और उसका ये इंतखाबी निशान है, तो ये कोई इतनी बड़ी पब्लिसिटी का मसला नहीं है। उसमें रिजर्व सीट्स का मसला है ना सर, वो रिजर्व सीटों का, अच्छा वो जो रिजर्व सीटों का मसला है ना जी, ये बात ठीक है आपकी। तो वो रिजर्व सीटों के लिए आपको शायद ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़े जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी वो देखेंगे कि जो कम से कम लेस जो प्रॉब्लम क्रिएटेड होगा ना, जिसके साथ बैठ के बातचीत हो सकती है, वो उसी की तरफ जाएंगे और उसी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए फिर फैसला किया जाएगा। चलें, अल्लाह करेगा कि हम देखेंगे इसको कि क्या होता है, अल्लाह खैर करे। और ये जो कत्ल गारत करी भी शुरू हो चुकी है, रोजाना 2-3 पुलिस वाले जो हैं बेचारे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला इसकी तरफ जरा थोड़ा सा हमें कोई रिलीफ दे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। और आखिर में सिर्फ ये मैं बताऊँ खातिन हज़रात कि हम जल्दी सलमान भाई के साथ और दीगर साथियों के साथ आपकी फरमाइश के ऊपर एक लाइव प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोग इंटरेक्ट भी कर सकेंगे, आपके सवालात लेंगे और आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। और सलमान भाई जो है उनको आप रगड़ा दे सकते हैं टका के। तो सलमान भाई से इंशाल्लाह फिर चलता रहेगा। थैंक यू सलमान भाई, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।